तो सदगुरु, क्या आपने बहुत कम उम्र में ही योग शुरू कर दिया था? उम्र कम थी का क्या मतलब? मैं जवान हूँ। जब मैं जिम करता था करीब 7 साल तक, मैं दौड़कर नारियल पेड़ पर चढ़ सकता था। आपको ये रास्ता किसने दिखाया? मैंने आपसे कहा ना, मैं एक कीड़ा रहा हूँ। शायद आप एक खुले खुले पंछी की तरह हैं। अरे चिड़िया के पास छोटा सा दिमाग होता है, मेरे पास एक इंसानी दिमाग है। भूखे आदमी की कोई सभ्यता नहीं होती, कोई नैतिकता नहीं होती। क्या हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं? आइए जैविक खेती के बारे में बात करते अगर हैं। पूरा देश जैविक खेती करने लगे तो हमारा भोजन उत्पादन अभी का सिर्फ 25% रह जाएगा। आपको क्या लगता है कि इससे कितने लोग मरेंगे? हाय सदगुरु, प्लीज हमें उस जगह के बारे में बताइए जहां हम जा रहे हैं। हम उस खेत में जा रहे हैं जहां वो पेड़ों पर आधारित खेती करते हैं। हाँ, और आप देख सकते हैं कि कुछ ही वर्षों में जमीन में कितना सुधार हुआ है। मुझे आश्रम में बहुत से युवा नजर आ रहे हैं। सिर्फ युवा ही हैं, सभी युवा हैं। बचपन से ही मैंने अपने आसपास के लोगों को ये कहते सुना है कि योग और आध्यात्म ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको रिटायरमेंट के बाद या अपने जीवन के अंत में करना चाहिए। पर ईशा फाउंडेशन में मैंने बहुत सारे युवा लोगों को देखा है। इसकी वजह क्या है? आध्यात्म तब नहीं किया जाता है जब आप किसी चीज के काबिल ना रहें। ये जीवन की शुरुआत में ही किया जाना चाहिए। पर अक्सर ये कहा जाता है कि हमें अपने जीवन का भौतिक या बाहरी हिस्सा जीने के बाद बहुत बाद आध्यात्म में उतरना चाहिए। देखिए, ये उस छवि के कारण है जो लोगों ने अध्यात्म की बनाई है, मानो अध्यात्म जीवन के खिलाफ हो। मुझे बताएं, मान लीजिए जो भी आपके पास है, आपका फोन या आपकी मोटरसाइकिल, जितना ज्यादा आप उनके बारे में जानते हैं उतना ही बेहतर आप उन्हें चला सकते हैं, है ना? यही आपके जीवन के साथ क्यों नहीं है? जितना ज्यादा आप इस इंसानी सिस्टम के बारे में जानेंगे उतना ही बेहतर आप इसे चला पाएंगे। सदगुरु, मेरे मन में एक सवाल था जिसका जवाब मुझे कभी नहीं मिला। वो प्रश्न है, जब मैं महाभारत देखता था तो एक कहावत थी कि सब पहले से तय होता है, जो तय है उसे कोई बदल नहीं सकता, या फिर किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। दूसरी ओर वे हमेशा कहते थे कि जीवन आपके हाथ में है, आपको इसे बनाने के लिए काम करना चाहिए, या आपका कर्म है। तो मुझे ये दोनों बातें एक दूसरे से उल्टी लगती हैं। ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये सब हारे हुए हैं। जीवन में हारे हुए लोग ऐसे समझाते हैं। क्या कृष्ण हारे हुए दिखते हैं? उन परिस्थितियों में उन्होंने हर संभव कोशिश की। कई चीजें उनकी योजना के हिसाब से नहीं हुई, पर बात यह है कि उन्होंने वो सब किया जो वो कर सकते थे। तो उन शिक्षाओं के बारे में आप क्या कहेंगे जो कहती हैं कि सब कुछ पहले से तय है? देखिए, वो बातें हारे हुए लोग कहते हैं जिनके पास जिंदगी में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। आप अपनी विफलताएं स्वीकार कर बेहतर नहीं करना चाहते, आप विफलताओं की वजह बताना चाहते हैं। ओ वजह, आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपका मतलब है कि सब कुछ कर्म से तय होता है? नो नो नो, कर्म यानी ये आपने किया है। हाँ, जब आप कहते हैं मेरा जीवन मेरा कर्म है, तो आप कह रहे हैं मेरा जीवन मैंने बनाया है। ये जीने का सबसे गतिशील तरीका है, पर अब लोगों ने इसे तोड़ मरोड़ कर ये रूप दे दिया है, अयो कर्म। कर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको विरासत में मिलती है। कर्म वो है जो आप अभी कर रहे हैं। तो जीवन आप पर क्या फेंकता है, यह हमेशा आपकी पसंद नहीं होती, पर आप उससे क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, यह आप पर है। मान लीजिए एक मोड़ है तो है, पर आप उसे कैसे संभालते हैं वो पूरी तरह से आप पर है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस मोड़ पर क्रैश कर जाता है। अब वो कहे मोड़ मुश्किल था, ऐसा नहीं है, आप मोड़ पर चलना नहीं जानते थे, बस यही है। जीवन के हर पहलू के साथ ऐसा ही है।
कर्म का यही अर्थ है, ये आपकी करनी है। अगर आप सफल हुए तो वजह आप हैं, अगर आप असफल हुए तो भी वजह आप हैं। यही बस एक संस्कृति है जिसने जीवन को ऐसे देखा है। बाकी हर जगह वो कह रहे हैं भगवान सब कुछ करता है। अगर भगवान सब कुछ कर रहा है तो आप यहाँ क्यों हैं? तो सदगुरु, क्या आपने बहुत कम उम्र में ही योग शुरू कर दिया था? उम्र कम थी का क्या मतलब? मैं जवान हूँ, तुम बूढ़े हो गए। जब मैं 11-12 वर्ष का था तब मैंने योग अभ्यास शुरू कर दिया था, और साथ ही जब मैं 14-15 वर्ष का था तब से मैं जिम जाता था करीब 7 साल तक रोजाना। योग और लचीलेपन के अलावा क्या आपने भार उठाना और शक्ति बढ़ाने या मसल बनाने जैसी कसरतें भी की? वैसा जिम नहीं, मैंने ये पक्का किया कि मैं बहुत लचीला और मजबूत हूँ। मैं एक नारियल के पेड़ पर दौड़कर चढ़ जाता था, मैं वैसा था। तो इसलिए मेरे लिए ताकत और लचीलापन बड़ी मांसपेशियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो मैंने खुद को काफ़ी फिट रखा। मैं भी काफ़ी समय जिम में बिताता हूँ, खुद पर मेहनत करता हूँ। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख ही रहा हूँ। तो हम यहाँ इस जगह पर हैं और अब सदगुरु हमें ये बताने जा रहे हैं कि पेड़ों पर आधारित खेती पेड़ों पर आधारित खेती। और इससे मिट्टी को क्या फ़ायदा होता है? हाँ, मेरे लिए सब एक ही बात है, क्योंकि हाँ, क्योंकि आप A320 हैं। आप नहीं जानते कि मिट्टी क्या है और धरती क्या है। मेरे लिए सब कुछ एक ही है। खेती का अर्थ है पेड़ और फूल। हम खेती में यही करते हैं ना, हम पेड़ लगाते हैं। पर पेड़ों पर आधारित खेती क्या होती है? खेती पेड़ के बारे में, पौधों के बारे में ही होती है। देखिए, अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की मिट्टी और विश्व की मिट्टी के साथ ये हो रहा है कि जैविक या ऑर्गेनिक सामग्री खत्म हो रही है, क्योंकि साल दर साल आप फसल काट रहे हैं, आप बहुत कीटनाशक डाल रहे हैं, आप पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, पर आप जैविक सामग्री नहीं डाल रहे। जैविक सामग्री क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन की पूरी प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों की गतिविधि की वजह से होती है। आप एक बॉडी बिल्डर हैं, हाँ, पर 60% आपके शरीर का 60% हिस्सा सिर्फ सूक्ष्म जीव है। क्या आप जानते हैं? केवल 40% आपके वंश की सामग्री है। आपके भीतर 60% सिर्फ माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव हैं। तो आप जो खाना खाते हैं उनकी मदद के बिना आप उसे पचा भी नहीं सकते। इसी तरह यहाँ मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं, पौधे उसे सीधे ऐसे ही नहीं ले सकते। पौधों को माइक्रोब्स के साथ लेन देन करना पड़ता है। तो उन्हें हवा से कार्बन पकड़कर कार्बन शर्कराएं बनाकर उन्हें यहाँ भेजना पड़ता है, और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से लेन देन करना पड़ता है। So this is a very sophisticated marketplace in the soil. A handful of soil. तो ये मिट्टी में एक बहुत ही जटिल बाजार है। मुट्ठी भर मिट्टी में 7 से 10 अरब जीव होते हैं। तो अभी हमने ये किया है कि पेड़ों का उपयोग करके हरे पत्ते के रूप में जो भी सामग्री होती है, हम उसे काट कर उसे लगातार मिट्टी में डाल देते हैं। और कुछ जानवर भी हैं, उन जानवरों का गोबर भी मिट्टी में चला जाता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है शायद 2-2.5 महीने से बारिश, शायद 2-2.5 महीनों में बारिश नहीं हुई है, पर आप देखिए शायद ऐसा कभी ना किया हो। बस यहाँ खोदें, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या ये अभी भी गीला है? हाँ हाँ, ये गीला है। वो ये गीला देखिए, है। उस तरफ देखें, वो उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा पत्ते से इस तरह ढकी रहती है। क्या ऐसा ही होना चाहिए? हाँ, ये अच्छा है। जब हम खेत जाते हैं तब हमें खेत पत्तों से ढके हुए नहीं दिखते। हाँ, क्योंकि वो खेतों को मार रहे हैं। नहीं, पर अगर पत्ते जमीन पर गिर जाएं, वो उन्हें हटा देते हैं। वो झाड़ू लगा देते हैं। नहीं, क्योंकि पत्ते ही नहीं हैं। पत्ते कैसे होंगे? कोई पेड़ ही नहीं है। आप हवाई सफर करते हैं? क्या आपने कभी भारत में हवाई सफर किया है? हाँ, हमेशा करता हूँ। आपने किसी भारतीय एयरलाइन में सफर किया है? हाँ हाँ। तो जब आप उड़ान भरते हैं तो शायद पायलट नीचे नहीं देख सकता, नहीं देख सकते। पर आप नीचे देखें तो पश्चिमी घाट और देश के उत्तर पूर्वी हिस्से को छोड़कर पूरा देश भूरे रेगिस्तान जैसा दिखता है।
ये जीवन से भरा है। अगर आप यहाँ की जैविक सामग्री को 8 से 10% तक बढ़ा दें, अभी शायद ये 3 से 4% के ये आसपास 3 से है। 4% है? हाँ, अगर आप इसे 8 से 10% कर दें तो आपकी सिंचाई की जरूरत अभी के मुकाबले घटकर 30% रह जाएगी। यानी अगर आप 100 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 लीटर पानी से वही काम हो जाएगा। अगर आप इसे 12 से 15% तक बढ़ाते हैं तो 10 से 15% पानी से सिंचाई हो जाएगी। तो जरा सोचिए, भारत का 84% पानी खेती के लिए उपयोग किया जाता है। If you bring it down to even 20-25% of what it अगर is, आप इसे 20-25% तक ले आएं तो हर चीज के लिए पर्याप्त पानी होगा। अभी हम जमीन को जोतकर खुला छोड़ देते हैं। ये ऐसा है जैसे हम अपनी त्वचा को छीलकर धूप में खड़े हो जाएं। आप चिल्लाने लगेंगे, जमीन भी चिल्ला रही है, लोग नहीं सुनते, बस यही है। तो आप कह रहे हैं कि एक ही उपाय है कि अधिक पेड़ लगाए नहीं नहीं, जाएं? सिर्फ पेड़ ही नहीं, ऐसा करने के कई तरीके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन को जुताई के बाद खुला करके धूप में खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। उस पर कुछ होना चाहिए, घास होनी चाहिए या फसल होनी चाहिए, कुछ प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए। तो ये पत्ते सिर्फ पेड़ों से नहीं आए हैं। वो कवर फसलें लगाते हैं और बस उन्हें काट कर उन्हें यहीं वापस डाल देते हैं। so with this, the yields have gone up significantly. For farmers within तो ऐसा करने से पैदावार काफी बढ़ गई है। लगभग 5 से 7 वर्षों में कई किसान 300 से 800% अधिक पैसा कमा रहे हैं। आप देखिए, ये एक छोटा सा खेत है, ये नया खेत है, ये सब सिर्फ 5-6 साल पुराने हैं। आपको एक ऐसे खेत जाना चाहिए जो 10-15 साल पुराना हो। आप देखेंगे कि पानी का स्तर ऊपर आ गया है, मिट्टी की जैविक सामग्री बढ़ गई है, भोजन में पोषक तत्व का स्तर काफी बढ़ गया है, उन्हें बाजार में काफी बेहतर कीमत मिल रही है और सबसे बढ़कर किसान 300 से 800% अधिक पैसे कमा रहा है। सदगुरु जी, मेरा एक सवाल है। ऐसा हुआ करता था, मैं कह रहा हूं कि जैविक पदार्थ 8 से 10% होना चाहिए था और हमने अपने तरीकों से इसे घटाकर 3 से 4% कर दिया है। नहीं नहीं, 3% नहीं, 4% नहीं। भारत की मिट्टी के 62% हिस्से की जैविक सामग्री 0.5% से नीचे है। आप खेती की धरती की बात कर रहे हैं या? खेती की धरती, ये 0.5% से नीचे चला गया है। यानी कि हमारी जमीन रेगिस्तान बनने वाली है। हमारे पास कितने साल हैं? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पूरी दुनिया में केवल 60 से 80 फसलें और काटी जा सकती हैं, यानी अधिकतम 45 से 60 वर्ष के बीच का समय। 2045 तक ये उम्मीद की जा रही है कि हम अभी जितना भोजन पैदा कर रहे हैं उससे 40% कम भोजन पैदा करेंगे और हमारी आबादी 9 अरब से अधिक होगी, 9.2 अरब। ये ऐसी दुनिया नहीं है जिसमें आप रहना चाहेंगे। आपके 2 बच्चे हैं, वो ऐसी दुनिया में होंगे अगर आप इसे अभी नहीं बदलते हैं तो। पर सवाल ये था कि 200 साल पहले या 300 साल पहले क्या जैविक सामग्री खेती के लिए ठीक थी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना पहले भी नहीं, बस 50-60 साल पहले भी इस देश में पेड़ों और जानवरों के बिना कोई खेत नहीं था। अब पेड़ नहीं है, जानवर भी नहीं है। मेरा सवाल यही है, अगर हर कोई ये जान जाए तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा। वो जानते थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, वो जानते थे। अब हम भूल गए हैं। पर हम क्यों भूल गए हैं? अगर ये बेहतर तरीका है तो। देखिए, ये कुछ ऐसा है कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं और आपकी तबीयत अच्छी है। डॉक्टर आपकी जांच करते हैं और कहते हैं कि आप में कैल्शियम की कमी है, आप में विटामिन B12 की कमी है, आप में आयरन की कमी है और आपको 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने के लिए 3 गोलियां देता है। आपने ये गोलियां ली और आपको वाकई अच्छा लगा। तब आपने तय किया कि मुझे वाकई भोजन की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ गोलियां ज्यादा लेने की जरूरत है। मैं 3 के बजाय 30 गोलियां लूंगा। हमने जमीन के साथ यही किया है। हमने थोड़ी खाद डाली, जबरदस्त फसल हुई। हमने सोचा बात बन गई और किसानों को इसी तरह से सलाह दी गई। क्या आपको लगता है ये हरित क्रांति के दौरान हुआ था? हाँ, ऐसा हुआ था, पर हमें इसे समझकर इसकी सराहना भी करनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया था। देखिए, भारत एक ऐसा देश था जो अकाल से पीड़ित था। हाँ। लाखों लोग मरते थे। हम गेहूं का आयात करते थे। इतना ही नहीं, हर दूसरे साल अकाल पड़ता था। ठीक, तो अकाल का मतलब 1942 के अकाल में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो यही इस देश की सच्चाई हुआ करती थी। उसकी भरपाई करने के लिए, किसी तरह उसे पाटने के लिए हमने हरित क्रांति अपना ली। तो ये ऐसा है कि आप अस्वस्थ हैं, आपने कुछ गोलियां ली और आप ठीक हो गए,
पर तब आपको अपने पोषण में सुधार करना चाहिए था। पर आपने ये सोचकर सिर्फ गोलियां लेना शुरू कर दिया कि इससे आप अच्छे रहेंगे। वही गोलियां अब सबको बीमार कर रही हैं। तो हम खाद के खिलाफ नहीं हैं, हम कीटनाशक के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी चीज के खिलाफ नहीं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मिट्टी में जैविक सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि पहली बात यह है कि अभी हम अजन्मे बच्चे की मिट्टी खा रहे हैं, हम भविष्य की मिट्टी खा रहे हैं। तो इसमें जीवन को वापस लाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैंने कहीं पढ़ा कि बेहतर नहीं तो आपको कम से कम धरती को वैसा छोड़ना चाहिए, कम से कम वैसी जैसी हमें मिली थी। ये हमें मिली थी या हमने इसे अपने पूर्वजों से प्राप्त किया था, पर हम धरती को तबाह कर रहे हैं और फिर उसे बच्चों को दे रहे हैं। हम जबरदस्त तबाह कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बस सोचिए, बस कल्पना करें। आप कहाँ रहते हैं? मुंबई? नहीं, दिल्ली। दिल्ली, कानपुर। ठीक है, दिल्ली, कानपुर, जहाँ भी। मान लीजिए कि आपके शहर में दुकान में 40% कम खाना मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पर खाना ही नहीं है। 40% कम खाना, यानी कि 40% लोग पर्याप्त भोजन नहीं खा रहे हैं या उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। आपको क्या लगता है आपके शहर का क्या होगा? सब अस्त व्यस्त होगा। आप कैसी अस्त व्यस्तता की कल्पना कर रहे हैं? गरीब मर जाएंगे, उन्हें खाना नहीं मिलेगा। वाकई आपको लगता है कि वो मर जाएंगे? नहीं नहीं, जब वो आपके जैसे खाते पीते आदमी को देखेंगे तो वो आपको मार डालेंगे। ये उस तरह से नहीं होगा। भूखे आदमी की कोई सभ्यता नहीं होती, कोई नैतिकता नहीं होती, उसमें कोई मानवता नहीं बची होती, है ना? हम दुनिया को उस दिशा में धकेल देंगे। आज संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां भविष्यवाणी कर रही हैं कि 2035 तक दुनिया में दर्जनों गृह युद्ध होंगे। क्या हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं? पर अगर हम अभी कार्रवाई करते हैं तो हम इसे अगले 12 से 15 वर्ष के समय में पलट सकते हैं। एक और सवाल, मैं बारिश का पानी बचाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैं कुछ शहरों में जल बोर्डों के साथ घूमा, पर फिर समस्याएं हैं सदगुरु। देखिए, मेरे वीडियो को 25 से 30 साल की उम्र के लोग देखते हैं। अब मैं उन्हें जो सबसे अच्छा समाधान दे सकता हूं, उसमें उन्हें अपनी छत पर बारिश का पानी बचाने के लिए प्रणाली बनाने के लिए 50 से 55 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे थे ताकि पानी बचाया जा सके। पर फिर वे कह रहे हैं हमारे पास खर्च करने के लिए 50 हजार रुपए नहीं है। यह असफल इसलिए होता है, हम एक वीडियो बनाते हैं जिसे लोग देखते भी हैं। हाँ, एक समस्या है, वो कहेंगे सदगुरु जी सही कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे समाधान कभी नहीं देता। मैं कह रहा हूँ ये किसान के लिए पर्यावरण से जुड़ी योजना नहीं है। किसानों के लिए तो ये एक आर्थिक योजना है, पर इसका पर्यावरण पर असर होगा। तो पर्यावरण से जुड़ा हमारा हर काम ऐसा ही होता है, वो एक आर्थिक योजना होती है। क्योंकि अगर वो एक आर्थिक योजना नहीं होगी तो वो वैसे भी सफल नहीं होगी। ठीक, उन्हें इससे पैसे मिलने चाहिए, तब ये सफल होगा और तब ये टिकेगा। ठीक है, भले ही मेरे पास 50,000 हो, 55,000 या 1 लाख रुपए, मैंने आज पैसे खर्च कर दिया। क्या मैं हर साल पैसे खर्च करूंगा? नहीं। It can only sustain if this becomes economically very good for me, isn't it? ये तभी टिक सकता है जब ये मेरे लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा हो, है ना? तो ये अर्थव्यवस्था और परिस्थिति को साथ लाने की बात है, वरना सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आप कह रहे हैं कि जो किसान जमीन पर हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, उन्हें ये बदलाव लाना चाहिए या सरकार की नीति में बदलाव आना चाहिए? नीति में बदलाव होना ही है। क्योंकि देखिए, आज ये खेत अच्छा है, ये लोगों की एक पीढ़ी है, क्योंकि हमने उनके साथ काम किया है, उन्होंने अपने खेत को ऐसा बना लिया है। पर मान लीजिए कि अगली पीढ़ी आती है, शायद वो कुछ और ही करने लगे। उदाहरण के लिए आप एक उदाहरण देखें, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली एक तरीके से बनाई गई है कि अगर आपके पास 10,000 वर्ग फुट जमीन है तो आप 10,000 वर्ग फुट की इमारत नहीं बना सकते। आप 6-7 हजार पर निर्माण कर सकते हैं, अपने और अपने पड़ोसी के लिए कुछ जगह छोड़कर। ये कानून है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप और ज्यादा बनाएंगे तो वो आएंगे और उसे नीचे गिरा देंगे। पर बस पुरानी दिल्ली जाकर देखिए, खिड़की जैसी कोई चीज ही नहीं होती। उसी दरवाजे से अंदर और उसी से बाहर सभी तरफ घर बने हुए हैं, वहां खिड़की की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, क्या यह इमारत बनाने का तरीका है? ऐसा तब हुआ जब कोई कानून नहीं था। तो अभी अगर आपके पास 25 एकड़ जमीन है तो आप उसके 1-1 इंच पर जुताई कर सकते हैं और अगले 10-15 साल में उस मिट्टी को रेत बना सकते हैं। कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप ये तबाही क्यों मचा रहे हैं, क्योंकि कोई कानून नहीं है। हमें एक कानून की जरूरत है कि अगर आपके पास खेती की धरती है तो उसमें कम से कम 3 से 6% जैविक तत्व हों ताकि मिट्टी जीवित रहे। अगर आप अच्छे से नहीं जीते हैं तो ये आपके ऊपर है, पर आप आने वाली पीढ़ियों से अभी से ही जीवन नहीं छीन सकते, क्योंकि जब मिट्टी खत्म हो जाएगी तो जीवन नहीं बचेगा। पर सदगुरु जी, ऐसे में किसान कहेंगे कि उनकी कमाई पहले से भी कम हो जाएगी।
अरे मैं आपको बता रहा हूं कि वो 300 से 800% ज्यादा कमाने लगे हैं। ये गलत शिक्षा है जो हमने उन्हें दी है ना? मुझे बताएं कि अगर मिट्टी समृद्ध हो तो आप कम कमाएंगे या ज्यादा? अगर मिट्टी उपजाऊ है तो क्या आप आत्महत्या करेंगे? नो। भारत में 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अगर मिट्टी उपजाऊ होती, भले ही उनके पास पैसा ना हो, अगर वो अपने और अपने परिवार के लिए भोजन उगा सकते तो क्या वो खुद को मार डालते? फिर हम इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? आज अमेरिका में पिछले 12 वर्षों में 50% किसानों ने एक भी डॉलर नहीं कमाया है, ठीक? और सभी पेशों में सबसे अधिक आत्महत्या दर किसानों के समुदाय में है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी में ताकत नहीं बची है। आपका खर्च बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर साल आपको फर्टिलाइजर और बाकी सभी चीजों की खुराक बढ़ाते रहना पड़ता है, तो लागत हर साल बढ़ती जा रही है। वो इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। वरना अगर आप भोजन की कीमतों को बढ़ाएंगे तो दूसरे लोग शिकायत करेंगे क्योंकि महंगाई को वो संभाल नहीं पाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, मिट्टी जीवित होनी चाहिए, क्योंकि ऊपरी 12 से 15 इंच की मिट्टी से इस धरती के 87% प्राणियों का जीवन चलता है। जब आप पैदा होते हैं तो आप मिट्टी से बाहर आते हैं, जब आप जीते हैं तो आप मिट्टी से खाते हैं, जब आप मर जाते हैं तो आप इसमें वापस चले जाते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र जादुई जगह है, सिर्फ धरती की नहीं, जहां अगर आप मृत्यु डालते हैं तो वो जीवन पैदा करती है। मुझे ऐसी ही कोई दूसरी जगह बताएं। आइए इसे संभव बनाएं, मिट्टी बचाओ। पर इसमें कम से कम 2 से 3 साल का बीच का समय लगेगा, जिस दौरान किसान कम कमाएंगे, क्योंकि नहीं, क्यों? अगली फसल आप से ही क्यों? वो तुरंत अधिक कमाने लगेंगे। देखिए, क्योंकि ये आपके दिमाग में अटका हुआ है कि आपको जैविक खेती करनी चाहिए। ये जैविक खेती शहरी लोगों द्वारा किया गया एक अपराध है। तो जैविक खेती के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम जैविक खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए काफी पैसे देते मैं हैं। ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आपने कभी जमीन पर काम ही नहीं किया है, तो अचानक आप जैविक खेती की घोषणा कर देते हैं। अभी अगर पूरा देश जैविक खेती करने लगता है, बिना खाद के, बिना कीटनाशक के, बिना उन चीजों के, तो हमारा भोजन उत्पादन अभी का सिर्फ 25% रह जाएगा। आपको क्या लगता है कि इससे कितने लोग मरेंगे? सदगुरु, मैं ठीक यही पूछना चाहती हूँ कि ये बदलाव कैसे लाया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले इससे जुड़ी पॉलिसी बनाएं। अगर आप, जैसे कि शहर में कानून है, अगर आप एक घर बनाते हैं तो उसमें इतना वेंटिलेशन होना चाहिए, इतनी जगह वगैरह। इसी तरह अगर आपके पास खेती की भूमि है तो कम से कम 3 से 6% जैविक सामग्री होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप खेती के लिए कुछ मात्रा में रसायनों वगैरह का उपयोग करेंगे। पर अगर आप जैविक सामग्री को 6% से 8% या 10% तक बढ़ाते हैं तो आपकी फर्टिलाइजर की जरूरत कम हो जाएगी, आपकी लागत कम हो जाएगी। इस तरह से मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने में आपको 2-3 साल लग सकते हैं, पर इसकी बहुत जल्दी भरपाई की जा सकती है। 1 साल के अंदर ऐसा किया जा सकता है, अगर सरकार मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ सब्सिडी देने को तैयार हो तो। आप समझे? तमिलनाडु में देखें, हमने पिछले 24-25 वर्षों में इसे बढ़ावा दिया है। मैं किसानों को बताता हूं कि आपकी 10% जमीन पर पेड़ होने चाहिए, जो बाकी के 90% को पत्ते प्रदान करेगी। अगर आप उस 10% का निवेश नहीं करते हैं तो सब कुछ मर जाएगा। अब अगर आप उस 10% का निवेश करते हैं तो आपको लगता है कि आप कम कमाएंगे? नहीं, बाकी के 90% में आप पूरे 100% से जितना कमा रहे थे उससे कहीं अधिक कमाएंगे। पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करें। जैसे जैसे मिट्टी उपजाऊ होते जाएगी, फर्टिलाइजर का उपयोग अपने आप कम होता जाएगा। तो हम किसी चीज के खिलाफ नहीं हैं, ठीक है? ये फर्टिलाइजर का प्रयोग रोकने के बारे में नहीं है। ये ऐसी बातें हैं जो शहरी लोग कहते हैं जिन्होंने खुद कभी खेती नहीं की है। Farming is a heartbreaking job. खेती एक दिल तोड़ने वाला काम है, अगर जरूरी लागत का सामान ना हो तो। देखिए, आपको खेती ऐसी नहीं करनी चाहिए जैसे कि ये किसी प्रकार की फिलॉसफी या धर्म हो। ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें विश्वास किया जाए। बात इसका व्यावहारिक या प्रैक्टिकल समाधान निकालने की है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मत काटें। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो अंडों के आने का इंतजार करें। पर आपने जो समय सीमाएं बताई हैं, ये सुनकर डर लगता है। देखिए, 2035 में रेगिस्तान होगा। UNCCD के साथ साझेदारी कर रहे हैं। वो एक एजेंसी है, धरती को रेगिस्तान बनने से रोकने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी। मिट्टी का रेत बनना इस समय धरती की सबसे बड़ी समस्या है। कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि इससे पैसा नहीं मिलता। हर कोई जीवाश्म ईंधन, ऑटोमोबाइल, कोयला, ये वो की बातें कर रहा है, क्योंकि अगर आप उन उद्योगों पर चोट करते हैं तो डॉलर मिलते हैं। यहाँ किसी को चोट करने की बात नहीं है। इसे संभव करने के लिए आपको अपना जीवन लगाना पड़ेगा।
तमिलनाडु और कर्नाटक में 1,25,000 किसानों को पेड़ों पर आधारित खेती में ले जाने के लिए हमारे जीवन के 25 वर्ष लगे हैं। बिना किसी इनाम के? ऐसा नहीं है कि कोई इनाम नहीं है। नहीं, वॉलंटियर्स के लिए। नहीं, वो इनाम की तलाश में नहीं है, वो बस ऐसा करना चाहते हैं। इनाम क्या है? हम जीवित हैं और हम खुश हैं, यही इनाम है। जीवन में और क्या इनाम होता है? आपको ताज चाहिए? ये पहनने में बहुत असुविधाजनक है, बस इतना जान लें। क्या आप अपने सिर पर धातु के घेरे की कल्पना कर सकते हैं? हमारे पुराणों में ये चीज देखकर मुझे हमेशा आश्चर्य होता था। ये पहनने के लिए एक भयानक चीज है। वहाँ बताया गया है कि वो सोने का होता है। देखिए, अभी आपने हेलमेट पहना हुआ है, ये काफी गद्दीदार है, पर ये भी आपको थोड़ी देर के बाद ही परेशान करने लगता है। बस एक धातु का घेरा, धातु के घेरे को आप अपने सिर पर रखें और घूमें, वो सबसे बेवकूफी का काम है। तो हम ताज की तलाश में नहीं हैं। ये जीवन से भरपूर और ऊर्जा से भरपूर है। जमीन को ऐसा ही होना चाहिए। सदगुरु जी, आप इतनी रिसर्च कैसे करते हैं? क्या आप पढ़ते हैं? नहीं नहीं, मैं कोई रिसर्च नहीं करता। आपके पास बहुत, आप आध्यात्मिक जीवन के बारे में आपकी बातें नहीं कर रहा हूँ, पर ये मिट्टी, पेड़। मुझे मिट्टी की जानकारी इसीलिए है क्योंकि मैंने इस धरती पर 6.5 दशक बिताए हैं। बाकी लोग इस धरती पर नहीं रहते हैं, वो अपने सिर में रहते हैं। मेरे सिर में कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं धरती पर रहता हूँ। मैं एक कीड़े की तरह हूँ। आप एक कीड़े से पूछें, वो जानता है कि मिट्टी की स्थिति क्या है ना? क्या आपको लगता है कि इस मिट्टी का एक कीड़ा एक वैज्ञानिक से ज्यादा मिट्टी के बारे में जानता है? पर वो हमें बता नहीं सकता। ये कीड़ा बोल सकता है, बस इतना ही फर्क है। वो कीड़ा भी बोलता है, पर आप उसकी भाषा नहीं समझ रहे हैं। पर ये देखना अजीब है कि जिससे हमारे जीवन और हमारे बच्चों पर असर हो रहा है, उस पर हम, क्योंकि कोई भी, जब मैंने इस बारे में सुना, मैं स्वामी जी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। मिट्टी रेत बन जाएगी और अगर मिट्टी में कोई पोषण नहीं होगा तो फलों और सब्जियों में पोषण नहीं होगा। देखिए, पोषण न के बराबर है। देखिए, अभी अमेरिका में सलाद खाने का चलन है। भारत में भी मैं सलाद खाता हूँ। ठीक है, आप सलाद खाते हैं, पर लगता है आप भैंस खाते हैं। तो कैलिफोर्निया में ये बहुत ज्यादा फैशनेबल है। पर एक महत्वपूर्ण चीज, ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसका अध्ययन किया गया है। अगर दूसरी चीजों की स्टडी होगी तो सब सामने आ जाएगा। उदाहरण के लिए सलाद पत्ता 100 साल पहले के पोषण के मुकाबले आज इसमें सिर्फ 10% पोषण है। 1920 में अगर आपने इसे खाया होता तो आपको जो मिलता, आज आपको उसका 90% कम मिल रहा है। आप कचरा खा रहे हैं। हमने अपने भोजन के साथ यही किया है। 1920 में अगर आपने एक संतरा खाया होता तो आज उतना पोषण पाने के लिए आपको 8 संतरे खाने होंगे। क्या आप 8 संतरे खा सकते हैं? आप भी नहीं खा सकते। फिर तो 1920 में लोग भूखे मर रहे होंगे। आप नहीं खा सकते। आप उतना ही खा सकते हैं जितनी आपके पेट में जगह है। नहीं, अगर खाना पोषण से भरपूर हो तो आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल लोग जितना खाना चाहिए उससे कहीं ज्यादा खा रहे हैं क्योंकि भोजन में पोषण की कमी है। मुझे लगा ऐसा इसलिए है क्योंकि भूख मिटाने के लिए उन्हें ज्यादा खाना पड़ता है। वो चीज भी है। देखिए, 1920 में लोग जितनी गतिविधि, शारीरिक गतिविधि कर रहे थे और अब आप जितनी गतिविधि कर रहे हैं, ये 10% भी नहीं है। सब कुछ अपने शरीर से करना पड़ता था। ठीक है, अब हमारे पास मशीनें हैं। तो ऐसे सोच सकते हैं, पेट्रोल की तरह है। यानी आप 100 ऑक्टेन वाले पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं या 50 ऑक्टेन वाले पेट्रोल का। It's a big difference. इससे काफी फर्क पड़ता है। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ सदगुरु। एक दिन मैं किसी दूसरे कप्तान के साथ उड़ रही थी। आप भी एक पायलट हैं? हाँ, मैं एक पायलट भी हूँ। मैं इंडिगो एयरलाइंस में हूँ। तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया और एक दिन मैं लेओवर पर थी और फिर मैंने वाकई ईशा क्रिया करने की कोशिश की। हालांकि मैं उसमें असफल रही, पर हाँ, फिर मैंने आपकी वीडियोस और विचारधारा को फॉलो करना शुरू कर दिया। अरे, मेरी कोई विचारधारा नहीं है, बस जीवन की समझ है। पर हाँ, जैसे मेरे पापा हर बार मुझसे यही कहते हैं, देखिए, जैसे एक बच्चे को एक टीचर की जरूरत होती है राह दिखाने के लिए, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि सीखने के लिए किसी की जरूरत होती है
जैसे मेरे लिए ये आप हैं। देखिए, हवाई जहाज उड़ाना ये कितनी सरल सी बात है। अगर आप इसे खींचेंगे तो ये उड़ने लगेगा, पर अगर कोई ट्रेनर नहीं होता तो आपको लगता है कि आप सीख पाते? आप शायद मर चुके होते। बिल्कुल, मेरे पिता मुझसे यही कहते हैं। अगर आप किसी भी अनजान इलाके में कदम रखना चाहते हैं, सदगुरु जी, एक सवाल है, इतने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आप एक ट्रेनर हैं जो उन्हें रास्ता दिखाते हैं, आपको ये रास्ता किसने दिखाया? मैंने आपसे कहा ना, मैं एक कीड़ा रहा हूँ। मैंने इस धरती पर रहकर जीवन को भीतर उतारा है। नहीं, पर मैंने इनके काफी सारे वीडियो देखे हैं, ये इस सवाल का जवाब कभी नहीं देते, ये हमेशा। क्या आपको लगता है कि मुझे किसी ने ट्रेनिंग दी है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बस पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, बस मुझे देखकर बताएं। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है शायद आप एक खुले खुले पंछी की तरह हैं। अरे, चिड़िया के पास छोटा सा दिमाग होता है, मुझे पंछी मत बोलो। मेरे पास एक इंसानी दिमाग है। एकदम मीठा है। Yep. इस मिट्टी में सूक्ष्म जीव हैं, है ना? इसमें ज्यादा पोषण है। बिल्कुल इसमें है, सही में। वो साफ सुथरी दिखने वाली खेती की जमीन, वो रेखाएं, वो अच्छी जमीनें नहीं हैं। दुर्भाग्य से हमने उन्हें उस तरह मशहूर किया है कि जमीन ऐसी दिखनी चाहिए। नहीं, ये ऐसी दिखनी चाहिए, वनस्पति से भरपूर। अपने परिवार के साथ शांत अच्छा जीवन जीने वाले किसान, घर परिवार सब सेट, उनके दोनों बच्चे अब अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब खेत से। पर सदगुरु जी, आप जानते हैं वो हरियाणा से है, एक किसान पृष्ठभूमि। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर कोई अपने बच्चों को शहरों में भेज रहा है, वो नहीं चाहते कि वे किसान बने। दुर्भाग्य से ये सच है। हमने एक तरह का छोटा सर्वे किया है, 2% किसान भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसान बने। अगर ऐसी बात है तो सोचिए कि 25 साल बाद जब ये पीढ़ी गुजर जाएगी तो इस देश के लिए भोजन कौन पैदा करेगा? क्या आप पूरे यूरोप में इसी बाइक से सवारी करेंगे? यूरोप में मैं GT 1600 चलाऊंगा, अरब देशों में मैं ये चलाऊंगा। From Tel Aviv to Oman, I'm riding that.